नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो इसे करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवराज सिंह चौहान का जोरदार स्वागत किया और राज्य में चल रही केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक भी आयोजित की गई जिसमें खासतौर पर किसानों की भलाई और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विशेष रूप से फोकस रहा। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बद्रीनाथ धाम पहुंचे और बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राज्यपाल को चमोली पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में देश के खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण किया। स्थानीय लोगों ने राज्यपाल का पारंपरिक अंदाज में फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सोमवार की सुबह बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर विशेष रुद्राभिषेक किया और संपूर्ण विश्व, मानवता और उत्तराखंड की प्रगति के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और जयकारों से माहौल भक्तिमय कर दिया। राज्यपाल ने कहा कि केदार घाटी का प्रत्येक कण शुभमय है और यहां कदम रखते ही मन ध्यान मग्न हो जाता है। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। आज अवसर मिला कि पूरी मानवता के लिए, हर भारतीय के लिए, हर उत्तराखंडी के लिए पूजा और अर्चना की। यहाँ पर आने से जो दिव्यता, भव्यता का अनुभव होता है वो अपने आप से अलग है। यहाँ का ज्ञान, यहाँ का चमत्कार सब जगह से अलग है। आज प्रभु शिव जी, केदार बाबा के सचमुच साक्षात दर्शन हुए और सबसे बड़ी खुशी क्या है, हरेक श्रद्धालु, हरेक तीर्थ यात्रा आए हुए भक्तगण, उनके अंदर एक बिल्कुल उत्साह था। आज मैंने एक चीज और नोटिस किया कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, जितने भी पुजारी हैं, उनके अंदर में एक अलग भाव। आज के दर्शन सचमुच अद्भुत थे। और वहीं हरिद्वार की हड़की पैड़ी पर खास नजारा देखने को मिला जब आईसीसी के चेयरमैन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटी जय शाह अपने पूरे परिवार के साथ गंगा पूजन और आरती में शामिल हुए। जय शाह के साथ उनकी मां, पत्नी और बच्चे भी मौजूद रहे। तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से पूजन कराया और इसके बाद गंगा सभा के कार्यालय में उनका सम्मान भी किया गया। जय शाह के दौरे के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गौरतलब है कि इससे पहले रविवार को अनंत अंबानी भी हड़की पैड़ी पर गंगा पूजन करने पहुंचे थे। बढ़ते आगे, देहरादून में महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल नाबालिग रेप के आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने आधी बड़कला चौकी के पास बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया और इस दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अपराधियों को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। महिला कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न को रोकने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस लड़ाई को जारी रखेंगी। उत्तराखंड में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार बलात्कार की घटनाएं, रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कब नैनीताल की चाहे 14-12 साल की बच्ची हो, 14 साल की बच्ची है, हरिद्वार का गैंगरेप मामला है, आईएसबीटी में जो गैंगरेप हुआ, कल उत्तरकाशी और नई टिहरी में 14 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ। लगातार इस प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन सरकार उसमें अभी तक बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और सरकार ने प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए, लेकिन विकास नगर का नेशनल हाईवे खुद प्रशासन की लापरवाही की तस्वीर पेश कर रहा है। अतिक्रमण हटाने से लेकर वाहनों के चालन तक की जो कार्रवाई है वो फिर भी हालात नहीं सुधरे। कार्रवाई करने के बावजूद भी पिकअप वाहन दोबारा सड़कों पर खड़े हो रहे हैं।
जिससे यात्रा में आ रहे श्रद्धालुओं को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और ई रिक्शा पर हरबर्टपुर से लेकर हाईवे तक रोक है, बावजूद इसके ये रिक्शा खुलेआम दौड़ रहे हैं। और सवाल ये है कि जब कार्रवाई का असर ही नहीं हो रहा है तो प्रशासन की तैयारी आखिर किस काम की। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के सितारगंज में आज जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। ग्राम गौरी खेड़ा में एसटी वर्ग की भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को ध्वस्त किया गया और यह मकान अली अहमद का बताया जा रहा है, जिसके बेटे मुस्ताक अहमद पर गुरुग्राम में महिला की नृशंस हत्या का आरोप लगा है और इस मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस कर रही है। प्रशासन की जांच में ये पाया गया कि भूमि मथुरा सिंह के नाम जो है वो दर्ज है, जो एसटी वर्ग से आते हैं और इस पर अवैध कब्जा किया गया है। पहले भी नोटिस दिया गया, बावजूद इसके निर्माण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने अब ये सख्त कदम उठाया। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में वकीलों का आक्रोश सोमवार को खुलकर सामने आया, जब जसपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता भारी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और बार अध्यक्ष सुंदर पाल सिंह चौहान के नेतृत्व में वकीलों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हाय हाय सरकार, काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए गए और इसके साथ अधिवक्ताओं ने एसडीएम की अनुपस्थिति में पेशाकार प्रकाश मेयर को जिलाधिकारी के नाम मांग पत्र भी सौंपा और अधिवक्ताओं का कहना है कि जब सब रजिस्ट्रार द्वारा 31 खसरों में रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है और अब यह सूचना बिना पूर्व जानकारी के केवल कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही हाउस टैक्स रसीद के आधार पर जो है शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री नहीं की जा रही, जिससे आम लोग और अधिवक्ता दोनों ही परेशान हैं। बार एसोसिएशन ने मांग की है कि इन आदेशों को तत्काल हटाया जाए और नगर क्षेत्र में हाउस टैक्स रसीद के आधार पर रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जसपुर तहसील के 31 गांव कुछ खसरा नंबरों की रजिस्ट्री पर पाबंदी लगाई गई, उसके विरोध में हमारे जसपुर में ही, क्योंकि आज ही हमें ये सूचना आई है तो हमने आज यहीं शुरू करा है। अन्य जगह की कोई जानकारी हमें नहीं है और ये जो लिस्ट आई है 31 गाँव, ये गलत है, शासन की मनमानी है, मनमाने तरीके से ये गलत तुगलकी फरमान जारी किया है। जैसा कि अभी हमें सूचना चस्पा की गई थी उपनिबंधक कार्यालय जसपुर पर अवैध कॉलोनियों को लेकर कुछ खसरा नंबर जो कि जिन पर कोई कॉलोनी कट भी नहीं रही है, ऐसे कुछ खसरा नंबर टांग दिए गए हैं, उन पर रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। पूर्व से ही किसी भी अधिवक्ता को न तो सूचना होती है, एक बताते हैं, अभी हमने निबंधक महोदय से वार्ता की तो कह रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जबकि किसी भी अधिवक्ता को कभी जिलाधिकारी महोदय विकास नगर की करोड़ों की योजना अब आम जनता की परेशानी का सबब बनती जा रही है। कैनाल बाईपास रोड की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जहां सड़क खुदाई के बाद धूल मिट्टी और फिसलन की वजह से दोपहिया वाहन चालक लगातार चोटिल हो रहे हैं और इस समस्या को लेकर नगर पालिका विकास नगर के वार्ड नंबर 3 के सभासद सबल शेरावत कई व्यापारियों के साथ ईएमएस कंपनी के पहुंचे। वहां पर जेई के पी सिंह को ज्ञापन भी सौंपा और सभासद ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो विधायक मुन्ना चौहान से शिकायत के साथ आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। ये समस्या वार्ड नंबर 2, 3, 5, 9 और 10 के कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां पिछले महीने पाइपलाइन बिछाने के लिए की गई खुदाई के बाद सड़क को अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। और जो स्कूल हमारे कैनाल रोड विकास नगर में स्कूल्स पढ़ते हैं, हॉस्पिटल पढ़ते हैं, तो कैनाल रोड खुदने के बाद ये ऐसे ही छोड़ दी गई है और जिसमें स्कूल के बच्चे भी गिर रहे हैं। कम से कम 20-30 एक्सीडेंट यहाँ पे हुई। अभी बरसात हुई थी 3 दिन पहले, यहाँ पे करीबन 20-30 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। तो आज हम कंपनी के ऑफिस में आके हमने कंपनी के जो अधिकारीगण हैं उन्हें इस बात से अवगत कराया। वैसे तो उन्हें इस बात की जानकारी थी, लेकिन हमने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि कम से कम इसमें जीएसबी डाल दीजिए, कच्चा माल डाल के रोलर लगा के कम से कम चलने लायक हो जाए। तो क्योंकि बहुत भयावह स्थिति देखी गई थी अभी 3 दिन पहले। अभी कंपनी के अधिकारियों को हमने एक ज्ञापन दिया और
क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी प्रतिष्ठान हमारे केनाल रोड पे हैं सब कहीं पे भी कस्टमर नहीं जा रहे हैं, कीचड़ होने के कारण, धूल होने के कारण, और आगे आगे लू भी चलेगी, धूल उड़ेगी, तो जिनके घर हैं यहाँ पे केनाल रोड पे या हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे बहुत भयावह स्थिति देखने को मिलेगी आपको अगले महीने। तो हमने कंपनी के अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें, नहीं तो हम उनकी शिकायत माननीय विधायक जी से करेंगे और हम यहाँ पे धरना भी देंगे। तो लेकिन अभी ईएमएस के अधिकारियों ने हमें आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द जीएसबी इसके ऊपर डाल के रोलर से इसका निस्तारण कराएंगे। और बढ़ते आगे हरिद्वार के सुभाष घाट स्थित एक रत्न केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दुकान के शीशे वाली अलमारी में शंख और रुद्राक्ष के बीच एक बड़ा अजगर बैठा मिला। मौके पर पहुंचे वन विभाग की स्नैक रेस्क्यू टीम ने सावधानी से अजगर को पकड़ा और सुरक्षित में छोड़ दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान हो रहे हैं। और ऋषिकेश में चंद्रभागा पुल के पास सड़क पर पाकिस्तान के झंडे बनाए जाने का मामला सामने आया। झंडे किसी अनजान शख्स ने देर रात सड़क पर बनाए, जिसके बाद नजारा देखकर वहां से गुजर रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पाकिस्तान के झंडों को पैरों तले रौंदा और चप्पल से मारकर अपना विरोध भी जताया और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। भारत सरकार से आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की गई। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी गई कि आखिर वह शख्स कौन था जिसने पाकिस्तान के झंडे सड़क पर बनाए। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने सामान उठाने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से परमार्थ निकेतन में एक महिला का चोरी हुआ सामान बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारी लोकेश्वर सिंह के मुताबिक दिल्ली की रहने वाली अंकिता कांत का बैग परमार्थ निकेतन परिसर से दिन दहाड़े लापता हो गया। बैग के लापता होने पर महिला ने पुलिस से मदद मांगी। थाना प्रभारी संतोष पैतवाल की टीम ने मामले की जांच करते हुए 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिन्होंने मीडिया महिला का जो है वो बैग चोरी करने की बात कबूल किया। आरोपियों की पहचान अमन और शानू के रूप में की गई है, जो ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे और नशे आदि है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैग, मोबाइल, नकदी और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। खबर देहरादून से, जहां पिछले लंबे समय से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली था और अब अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी के साथ ऋषि प्रसाद सती और विजय कपरवाण को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीकेटीसी के नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार भी जताया। इसके साथ ही भरोसा दिलाया कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है वह उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। और इसके साथ ही उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी उनको बधाई देते हुए कहा कि बीकेटीसी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष घोषित करने के बाद जो अहम जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा किया जाएगा और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को बेहतर रूप से सुचारू रखने में मदद मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे असंख्य कार्यकर्ता हैं उन सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी के आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहां पर सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनमें श्री हेमंत द्विवेदी जी अध्यक्ष बने हैं। मैं अपनी तरफ से और राज्य की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री विजय कपरवाण जी उपाध्यक्ष बने हैं और श्री ऋषि प्रसाद सती जी उपाध्यक्ष बने हैं। इस समय हमने ये देखा कि काफी रश रहता है और हमारे जो चारों मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, गंगोत्री, और इन सभी मंदिरों के अंदर काफी निर्देशन की जरूरत रहती है। तो इनको देखते हुए हमने 2 नए उपाध्यक्ष दिए हैं। देखिए, मैं
और वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से मौसम सुहावना बन गया है। पहाड़ी जिलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में तापमान में गिरावट भी आ गई है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड में मोहान, टोटाम, मशहूर, नेवल गांव, जाख सहित विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुछ संपर्क मार्गों पर मलबा आने से कुछ समय मोटर मार्ग जो है जरूर बाधित रहे। फिलहाल मोटर भी सुचारू है और हालांकि बारिश से वन विभाग को वनाग्नि की जो घटनाएं हैं उनमें काफी राहत मिलेगी। बारिश की वजह से जंगलों में आग लगने की संभावना भी कम हो जाती है और बारिश का पानी जंगलों में आग बुझाने में मदद भी करता है और आग के फैलने की गति को कम करता है। वन विभाग पहले ही फॉरेस्ट फायर को लेकर अलर्ट है और सभी जरूरी दिशा निर्देश भी विभाग में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। वह स्थानीय ग्रामीण जितेंद्र सिंह मेहरा का कहना है कि बारिश होने से गर्मी में सर्दी का एहसास हुआ और पहाड़ों में खेती का काम नहीं के बराबर हो रहा है। हालांकि किसानों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों में बारिश से काफी राहत देखी जा रही है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से हो चुकी है और ऐसे में परिवहन विभाग ने उत्तराखंड में बाहर से आने वाले हर वाहन को ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड आवंटित किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग का यह कदम उत्तराखंड में बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड आवंटित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा सेंटर स्थापित किए गए हैं और इसके अलावा चेकिंग के लिए विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों की तैनाती भी 4 धाम यात्रा रूट पर की गई है। यात्रा के दौरान परिवहन व्यवस्था को ठीक संचालित करने के लिए अलग अलग टीमें भी तैनात की गई जो कई क्षेत्रों में अपनी नजर लगातार बनाए हुए है। परिवहन विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और हमारे यहाँ जो बाहर की गाड़ियाँ और हमारे यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए सभी कार्यालयों से ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड ऑनलाइन माध्यम से सभी कार्यालयों से हम लोग इशू कर रहे हैं और इसके लिए हमने अलग अलग सेंटर्स भी बनाए हैं। रुड़की में नारसन में और देहरादून में आशा रोड़ी में इसके लिए पृथक से सेंटर्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी चेकिंग के लिए पिछली बार की तरह हमने चेक पोस्ट यात्रा मार्गों पर स्थापित करी हैं। हर बार हम लोग 4 चेक पोस्ट स्थापित करते थे और एक हमारी शटल सेवा रुद्रप्रयाग में चलती थी। इस बार हमने एक सत्यनारायण में एक अतिरिक्त चेकिंग के लिए चेक पोस्ट लगाया हुआ है और विकासनगर में हरबटपुर में भी हमने एक चेक पोस्ट अतिरिक्त लगाई है। बढ़ते आगे, देहरादून में रिस्पना और बंदाल नदियों के साथ ही सीजनल नालों खालों में अगर कोई भी कूड़ा कचरा डालेगा तो उसे भारी जुर्माना देना होगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि नदी नालों में कोई कूड़ा ना डाल सके, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। साथ ही जो कूड़ा कचरा पहले से पड़ा हुआ है उसको जेसीबी के जरिए और मैन पावर के जरिए साफ किया जा रहा है। नमामि बंसल ने ये भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति नदियों के आसपास या नालों में कूड़ा डालते पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना भुगतना होगा उसे। और उन्होंने कहा कि नदियों के पास कूड़ा केंद्र भी बनाए गए हैं और उसे में कूड़ा डंप करना है। साथ ही कूड़ा उठान कंपनियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि रोड साइड या नदियों के आसपास अगर किसी ने भी कूड़ा डंपिंग की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि नदियों के आसपास लगे चलित कूड़ा केंद्र में कूड़ा डंप करना होगा और उन्होंने कहा कि सेशनल नाले खालों में पहले से पड़ा कूड़ा तेजी से साफ किया जा रहा है। नदी नालों खालों में कूड़ा डालने की अगर कहीं से भी कोई शिकायत आती है या कोई कूड़ा डालते पकड़ा जाता है तो उस पर भारी जुर्माने के साथ ही कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। नमामि बंसल ने बताया कि पहले जो कुछ शिकायतें आई थी जो सही पाई गई और कूड़ा डालने वाले व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया गया। इसके आगे भी ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। नगर निगम का उद्देश्य नालों को साफ सुथरा रखना है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वे भी इसमें सहयोग करें। हमारे यहाँ पर रिस्पना और बिंदाल नदी जो प्रमुख नदियाँ हैं और साथ ही साथ सोन में भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे सीजनल नाले खाले हैं उन सभी में जो कचरा डालने की शिकायत आती है उसके लिए व्यापक स्ट्रैटेजी बनाते हुए चलित कूड़ा केंद्र भी लगाए गए हैं इन सभी बेल्ट्स पर, ताकि जो कूड़ा है वो नदी में ना डंप होकर इन चलित कूड़ा केंद्र में डंप किया जाए। और उसके बाद भी जिनके द्वारा नदी किनारे या नदी क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग की कार्रवाई की जाती है उन सभी के अगेंस्ट चालान इशू किए जा रहे हैं समय समय पर। इसके अलावा जो हमारी कूड़ा उठान में भी गाड़ियाँ लगी हैं और कंपनीज जिसमें काम कर रही हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी रोड साइड डंपिंग या रिवर साइड डंपिंग नहीं होनी है।
जितने भी इसमें व्हीकल्स लगे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हुए प्रयास किया जा रहा है कि नदी और नालों में स्वच्छता बनी रहे। इसके अलावा जेसीबीज़ के माध्यम से भी पुराना वेस्ट जो पहले से ही पड़ा हुआ है उसको भी जनवरी माह से ही लगातार हम हटाने की कार्रवाई और नालों की सफाई की कार्रवाई कर रहे हैं मानसून से। हमारे यहाँ पर और पहाड़ों की रानी मसूरी आज आसपास हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मसूरी के पास कैंपटी फॉल के झरने में कई रुद्र रूप ले लिया और इसमें क्षेत्र में इससे अफरा तफरी मच गई। कैंपटी फॉल के झरने के विकराल रूप लेने और झरने के पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा बहकर आया, जिससे पानी सफेद धारा की जगह मटमैला हो गया। वह मुख्य मार्ग से भी पानी का तेज बहाव आने से लोगों की दुकान में जो है ये पानी का मलबा घुसा और इस दौरान दुकान में रखा सारा सामान भी खराब हो गया। आपको बताते चले कि कैंपटी फॉल क्षेत्र में रविवार को कैंपटी फॉल का रौद्र रूप देखने को मिला, जिससे पर्यटक काफी सहमे हुए नजर आए और ये तस्वीरें भी इसकी सामने आई हैं। पानी के तेज बहाव के कारण आसपास के दुकानों को भी काफी क्षति हुई है और हालांकि इसको देखते हुए अब सुरक्षा के भी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो लोग वहां पहुंच रहे, पर्यटक वहां पहुंच रहे, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना होने पाए। और वहीं टिहरी जिले के कैंपटी क्षेत्र में कल शाम भारी बारिश के कारण कैंपटी फॉल का झरना अचानक उफान पर आ गया और पानी के साथ मलबा भी झरने में आने लगा। कैंपटी थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर पहले ही पर्यटकों को कैंपटी फॉल में जाने से रोक दिया था। बारिश के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है। देर रात तक कैंपटी फॉल का पानी सामान्य हो गया था। तो ये जानकारी आपको बताते चले, तस्वीरें भी सामने आई किस तरह से उफान पर कैंपटी फॉल झरना और पुलिस प्रशासन इसमें पूरी सुरक्षा को लेकर एहतियात बरत रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि हमने पहले ही पर्यटकों से, जो लोग यहां पहुंच रहे हैं, उनसे यहां आने के लिए मना किया था। और उत्तराखंड में श्रद्धा और आस्था का सबसे बड़ा पर्व चारधाम यात्रा भक्ति और उत्साह के साथ आरंभ हो चुका है। ऋषिकेश में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की विधिवत शुरुआत की और इस दौरान बड़ी घोषणाएं भी की। आइए इस यात्रा की तैयारियों और सरकार की योजनाओं पर नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति के द्वारा चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर इस यात्रा की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रा 2024 के समापन के तुरंत बाद साल 2025 की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सरकार ने यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई फैसले भी लिए। आगे उन्होंने कहा कि पिछली बार 2024 की जो यात्रा हमारी चारधाम यात्रा संपन्न हुई और 2024 की चारधाम यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी और अनेक स्तरों पर हमने इसके लिए अलग अलग समीक्षा बैठकें की है। इसके पीछे हमारा हेतु है कि किसी भी प्रकार की असुविधा को पहले ही समाप्त किया जा सके, आने वाले तीर्थ यात्रियों को कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। वैसे तो चारधाम यात्रा में जो हमारा कठिन मार्ग है, सड़क बन गई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चारधाम ऑलवेदर रोडें बन गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने 2 महत्वपूर्ण रोपवे परियोजनाओं के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति दी है और इनमें गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक का रोपवे निर्माण शामिल है। इन रोपवे परियोजनाओं से न केवल तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि यात्रा की सुरक्षा और समय की भी बचत होगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और पूरे देश भर के आए हुए तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आप आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने हमको 4,000 करोड़ से भी अधिक का गौरीकुंड से हेमकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से
हेमकुंड साहब का रोपवे स्वीकृत कर दिया है और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोगों की आस्था श्रद्धा के स्थान है हमारे, और उनकी यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी जो शारीरिक रूप से कमजोर है। बता दें कि चार धाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं को अत्यधिक सुदृढ़ किया गया है। हरिद्वार, ऋषिकेश, मेडिकल सहायता केंद्र, ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था भी की गई है। सरकार ने इस बार यात्रा को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित बनाने पर भी खास जोर दिया है। सुरक्षा बलों की तैनाती, ड्रोन से निगरानी और आपदा प्रबंधन टीमें हर रूट पर पूरी तरह सक्रिय है। इसके साथ ही तीर्थ स्थलों की स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए भी खास अभियान चलाए जा रहे हैं। चार धाम यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और परंपरा का संगम है। सरकार की ओर से किए गए व्यापक प्रयासों का उद्देश्य है कि हर श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, स्मरणीय और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो। तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसे सरकार सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब देखना होगा कि साल की यात्रा न केवल आस्था का पर्व बने, बल्कि व्यवस्थाओं की दृष्टि से भी एक आदर्श उदाहरण पेश करे। ऋषिकेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।